मुंबई में दिन चढ़ते ही बादलों ने डेरा डाल दिया और तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 दिन मुंबई में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, क्योंकि ये तो केवल मॉनसून से पहले की बारिश थी जिसने 1 घंटे में ही मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियां रेंगते हुए चलने लगी। मुंबई के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो चुका है। इस समय हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की हैं। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ने की वजह से घंटों तक लोग सड़कों पर ही फंसे रहे। 2 से 3 दिनों तक और मुंबईकरों को सतर्क रहने की जरूरत है और सभी एजेंसियों को भी मुख्यमंत्री ने एक्टिव रहने के लिए कहा है। बोरीवली जैसे निचले इलाकों में तो सड़कों पर ही नहीं, दुकानों तक में पानी भर गया। लोग दुकानों में भरा पानी निकालने के लिए मशक्कत करते रहे, तो कई लोग दुकानों में पानी घुसने से रोकने के लिए अलग अलग तरह के जुगाड़ करते दिखे। आप देख सकते हैं कि 1 घंटे से लगातार तेज बारिश होने की वजह से यहाँ जल जमाव हो गया है। केवल मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिनमें रत्नागिरी भी शामिल है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन मुंबई में तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि ये मानसून से पहले की बारिश है, जबकि कल मानसून के मुंबई पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून देर रात या बुधवार को किसी भी वक्त मुंबई पहुंच सकता है। हालांकि पहले मौसम विभाग ने 11 जून को मानसून के मुंबई पहुंचने का अनुमान जताया था। मानसून के असर की वजह से मुंबई में 11 जून तक भारी बारिश मुंबई में 11 जून से भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मुंबई के अलावा समुद्र से लगने वाले राज्य के बाकी शहरों में भी बारिश हो सकती है। वहीं मानसून के रफ्तार पकड़ने के बाद अब अनुमान जताया गया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मानसून अनुमान से पहले ही पहुंच सकता है। मुंबई में अभी अगर मैं देख रहा था, हमने ऑलरेडी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल दिया है मुंबई के लिए। एक जगह में हेवी रेनफॉल हो भी गया है एंड मोर इज टू कम। एंड इसका रीजन मेनली आप ध्यान में रखें कि मेनली जो बारिश जो होगा वो कोंकण बेल्ट में होगा। सौभाग्य की एक बात यह कि मुंबई में मानसून की आहट के साथ ही जलभराव भी से होने वाली मुसीबतों की चिंता भी सताने लगी। हालांकि जलभराव से निपटने के लिए बीएमसी ने 100% नालों की साफ करने का दावा किया है और सीएम उद्धव ठाकरे खुद मानसून की मुसीबतों से निपटने के इंतजाम पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में मुफ्त राशन का मैसेज मिलने के बाद सरकारी स्कूलों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। वहां पहुंचे लोग कोरोना नियम तो जैसे भूल ही गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मैसेज किया गया था कि उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा, और ये मैसेज पढ़ते ही कई इलाकों में छात्रों के माता पिता और रिश्तेदार स्कूल पहुंच गए। दक्षिणी दिल्ली के शाहपुर जाट गांव के सरकारी स्कूल के बाहर तो इतने लोग इकट्ठा हो गए कि गिनती करना मुश्किल हो गया। कहने को तो ये लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क पहना लेकिन उनकी नाक खुली रह गई। ये हालत तब थी जब लाइन में लगे लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखे, मानो वो 2 गज की दूरी के नियम का मजाक बना रहे हैं। हैरानी की बात यह कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी मुफ्त राशन लेने के लिए झोला लेकर लाइन में लग गए। मुफ्त अनाज पाने की होड़ में बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। हद तो तब हो गई जब स्कूल के बाहर फ्री राशन का पोस्टर देखकर वो लोग भी अनाज लेने पहुंच गए जिनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तस्वीरें दिखाई आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है लगातार ये बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि केवल शाहपुर जाट के ही गांव के लोग नहीं है। इन लोगों से बात करने के बाद ये साफ हो गया कि वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके राशन लेने पहुंच गए। यहाँ तो सिर्फ स्कूल के छात्रों को ही के अभिभावकों को दिया जा रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आधार कार्ड से मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गांधीनगर इलाके में रहा। वहां सुबह 4 बजे से लोग इंतजार करते रहे। जैसे जैसे दिन चढ़ा, लाइन लंबी होती गई। मुफ्त राशन पाने के चक्कर में लोग ये भूल गए कि ये भीड़ कोरोना को दावत दे रही है, क्योंकि लाइन में खड़े लोगों के बीच दूरी नदारद रही। कुछ लोग थक कर जमीन पर बैठ गए, लेकिन इस सारी मेहनत पर उस समय पानी फिर गया जब स्कूल के गेट पर राशन खत्म होने का पर्चा लगा दिया गया, जिसे देखकर लोग भड़क गए। पर आपको डर नहीं है कोरोना का? सब चीज का डर है, लेकिन भूख से बेहतर है बीमारी से मरना इंसान। हंगामे के बीच पुलिस वहां पहुंची और उसने समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटाया। सौभाग्य की एक बात है कि स्कूलों में मिड डे मील के एवज में सरकार छात्र छात्राओं को सूखा राशन दे रही है, और दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के फोन पर भी उसी मैसेज को किया गया था। लेकिन हम लोगों की ढिंडोरा पीटने की आदत है, जिसकी वजह से यह भ्रम पैदा हो गया कि राशन सबको मिलेगा, और उसी भ्रम में उमड़ी भीड़ ने अराजकता फैला दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी हैंडपंप उखड़वाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। वहां के बेहट इलाके में एक दुकानदार की शिकायत पर प्रशासन ने 40 साल पुराना हैंडपंप उखड़वा दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए।
और हैंडपंप फिर से लगवाने की मांग करते हुए हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया और जब वो नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि पुलिस के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि धरना देने वाले नेताओं को अपनी गाड़ी में बिठाने में उसे खूब मेहनत लगी। ये लोग हैंडपंप उखड़वाने से इतने खफा थे कि मौके पर धरना देने के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और हिरासत में लेकर पुलिस लाइंस लाई। इन लोगों में कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, मसूद अख्तर और शायन मसूद जैसे नेता शामिल हैं। ये लोग जब पुलिस लाइंस लाए गए तो उनके समर्थक भी वहां पहुंच गए और अंदर जाने की जिद करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। हालांकि इससे पहले प्रशासन ने हैंडपंप फिर से लगवाने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन ये मामला तो जैसे उसके जी का जंजाल बन गया, क्योंकि कुछ संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया और कोतवाली के बाहर धरना दे दिया। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और साफ कर दिया कि अगर फिर से हैंडपंप लगा तो वो आंदोलन करेंगे। जैसे ही ये बात कांग्रेस विधायकों को पता चली, उन्होंने भी अपनी अगली चाल चल दी और धरने पर बैठ गए। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि वो हैंडपंप फिर से लगवाए या अपने उसे उखाड़ने वाले फैसले पर अड़ा रहे। सौबात की एक बात है कि राजनीति में छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनते देर नहीं लगती, और सहारनपुर में यही हो रहा है, जहां कांग्रेस के नेता एक हैंडपंप उखाड़े जाने का विरोध कर रहे हैं, जबकि एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि हैंडपंप सड़क के बीचों बीच है, जिसे हटाया जाना जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर नया फॉर्मूला तैयार किया है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि केंद्र की ओर से राज्यों को आबादी, कोरोना मरीजों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के आधार पर टीके मिलेंगे। साथ ही केंद्र ने वैक्सीन की बर्बादी पर राज्यों को टीके की सप्लाई पर असर पड़ने की हिदायत भी दी और वैक्सीनेशन सेंटरों या जिला स्तर पर टीके का स्टॉक भी सार्वजनिक करने के लिए राज्यों से कहा गया है। इतना ही नहीं, केंद्र ने राज्यों में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने पर भी जोर दिया, जबकि इस फॉर्मूले के तहत राज्य सरकारें टीके की बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर भी शुरू कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां मंदिर के बेहद करीब बने एक कैश काउंटर में भीषण आग लग गई। यह आग वहां कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन यह काफी तेजी से भड़की, जिसके बाद आग ने पलक झपकते ही कैश काउंटर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां से आग की लपटें और काला घना धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। हादसे वाली जगह से उठ रहे काले धुएं को देख श्राइन बोर्ड के कर्मचारी काफी घबरा गए। थोड़ी देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गंवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। इसमें आसपास मौजूद लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया, जिसकी बदौलत काफी कम समय में आग बुझाई जा सकी। हालांकि इस हादसे में कैश काउंटर को काफी नुकसान पहुंचा। जिस जगह पर यह हादसा हुआ था वो मंदिर की गुफा से महज 100 मीटर की दूरी पर है। सौबात की एक बात है कि वैष्णो देवी की गुफा के पास कालिका भवन है, जहां यह आग लगी। हालांकि राहत की बात इतनी रही कि तब वहां श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, वरना यह हादसा बेहद गंभीर भी हो सकता था। दिल्ली में एनआईए के हेडक्वार्टर में बने कंट्रोल रूम में मुंबई में हुए 26/11 हमले को दोहराने की धमकी भरा फोन आया। न्यूज़ 18 की नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि फोन करने वाले ने देश में जल्द मुंबई जैसा हमला करने की धमकी दी और उसने यह भी बताया कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते विस्फोटक लाने की तैयारी है। इस चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। एनआईए को आतंकी हमले की धमकी वाला यह फोन कॉल 6 दिन पहले यानी 3 जून को आया था, जिसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि यह फोन पश्चिम बंगाल के रानाघाट से किया गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंची भीड़ ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मंदिरों को भी शर्तों के साथ खोला गया है, लेकिन मंगलवार होने की वजह से हनुमानगढ़ी में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। सामने आई तस्वीरों में वहां मंदिर के बाहर लोगों का हुजूम दिखाई दिया, लेकिन बजरंग बली के दर्शन करने पहुंचे इन लोगों ने नियमों को ताक पर रख दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज तो दिखी ही नहीं। दर्शन करने की जल्दबाजी में लोग एक दूसरे को धकेलते नजर आए। हालात हाथ से निकलते देख पुलिस ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी भीड़ के आगे हार मान गई। जो पुलिस वाले वहां नियमों का पालन कराने के लिए तैनात थे, वो भी चुपचाप तमाशा देखते रहे। प्रशासन की ढिलाई नहीं, हम ही लोग लापरवाही कर रहे हैं, प्रशासन क्या करेगा। वहां पहुंचे ज्यादातर श्रद्धालुओं ने तो मास्क तक नहीं लगा रखा था, जिसके बाद भीड़ की ये मनमानी देख हनुमानगढ़ी के महंत को अपील करनी पड़ी। संक्रमण बहुत जगह व्याप्त है, हर जगह है, इसके नाते सोशल डिस्टेंस का पालन करें। प्रदेश सरकार ने अनलॉक के बाद भी लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील की थी, लेकिन मंदिर पहुंचे इन श्रद्धालुओं ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की।
सौभाग्य की एक बात यह कि हम लोग आस्था में डूबकर ये भूल जाते हैं कि अनुशासन के बिना भक्ति बेमानी हो जाती है। और अभी तो महामारी की वजह से अनुशासन में रहना और भी जरूरी है, जिसके लिए हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ने भी कहा कि जब मंदिर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह से शाम तक खुला ही है तो फिर किसी खास दिन पर खुद को महामारी के खतरे में झोंकना ठीक नहीं है। और श्रद्धा के हिसाब से भी ये ठीक नहीं, क्योंकि भगवान तो हर दिन 24 घंटे भक्तों के मन में बसे रहते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 5 साल के तक के बच्चों की पहले से ही स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। महामारी की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है और यही वजह रही कि जिला प्रशासन ने अभी से कमर कस ली। इसके लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ टीमें बनाई गईं, जिन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां जुटाने का काम शुरू कर दिया। सांस लेने में तकलीफ, सर्दी, खांसी। इन आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर बच्चों के शरीर का तापमान मापा और ऑक्सीजन लेवल की भी जांच की। हर तरह की जानकारी जुटाने और जांच करने के बाद उन्होंने बच्चों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा। जिन बच्चों में कोई बीमारी नहीं मिली उन्हें ग्रीन में, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे बच्चों को येलो में और गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को रेड ग्रुप में डाला गया। रेड बच्चों और येलो बच्चों को भी वो अलग निकाल लेंगे और उनको जरूरत पड़ने पर ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट देंगे। बच्चों की स्क्रीनिंग के दौरान इन लोगों ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सभी तरह के एहतियात भी बरते। सौभाग्य की बात यह है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान ही कई राज्यों में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी कोरोना की चपेट में आए, जिनमें 95% से ज्यादा बच्चों में कोई लक्षण नहीं। क्योंकि पहली लहर में युवाओं के साथ भी यही हो रहा था, जिन पर दूसरी लहर भारी पड़ी, और ऐसा तीसरी लहर में बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए गुजरात में अभी से बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां छेड़छाड़ के आरोप में 2 पक्षों में ऐसी खुली झड़प हुई कि उसमें एक बॉक्सर की जान चली गई। ये पूरी घटना इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 लोग एक लड़के की सरेआम पिटाई करते दिखे। दोनों उस पर ताबड़तोड़ लात और घूंसे बरसाते नजर आए। इस दौरान वो लड़की भी मैदान में कूद पड़ी, जिससे छेड़छाड़ का आरोप उस लड़के पर लगा था। वो भी अपनी चप्पल से उसे सबके सामने पीटने लगी। इस बीच गली में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कामेश नाम के जिस मुक्केबाज की जान गई वो भी उस वक्त वहीं मौजूद था। थोड़ी देर बाद दोनों गुटों में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसे शांत करवाने के लिए कामेश आगे बढ़ा और उसने दोनों पक्षों के लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने एक आदमी के हाथों से डंडा छीनकर मारपीट कर रहे लोगों को पीटना शुरू कर दिया ताकि वो वहां से भाग जाए। लेकिन इस बीच बचाव में एक आरोपी ने उस पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद वहां खड़े कुछ लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जो राहुल है उसने छुरियों से वार करा, एक सीधी तरफ छाती में लग रही है, एक पेट में लगी है छुरी। बताया गया कि अस्पताल जाने के चंद मिनटों के बाद ही बॉक्सर कामेश की मौत हो गई। इसमें चाकू लगने से उसकी देर रात उसकी मौत हो गई है। रोहतक पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो की मदद से मारपीट की इस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट गई। सौभाग्य की एक बात यह कि कुछ साल पहले हरियाणा पुलिस ने यश यानी यूथ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट अभियान चलाया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवकों ने शपथ ली थी। लेकिन उससे गुंडे बदमाशों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो और दुस्साहसी हो। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जहरीली शराब कांड के एक आरोपी की अवैध जमीन पर प्रशासन का हथौड़ा चला। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ही शराब माफिया प्रशासन के निशाने पर है। और इसी कड़ी में जहरीली शराब कांड के एक आरोपी अनिल चौधरी की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने मशीन के जरिए उस जमीन की चहारदीवारी को ढहा दिया। इसके अलावा वहां मौजूद एक मकान को भी जमींदोज कर दिया गया। इससे पहले प्रशासन की टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की थी और दावा किया गया कि इस जांच में जमीन पर कब्जे की बात सच पाई गई। जो अवैध कब्जे वाली जमीन थी वो अपने संसाधनों से जमीन पर कब्जा ले रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद रहे ताकि हंगामे से हालात बिगड़ने पर मामले को शांत कराया जा सके। सौभाग्य की बात है कि अलीगढ़ में जहरीली शराब के जितने भी आरोपी हैं उनकी संपत्तियां जब्त करने और अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। और अब प्रशासन ने सभी आरोपियों के बैंक खाते खंगालने का भी फैसला किया है, जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी मदद ली जा रही है। राजस्थान के 12 से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां अनाज मंडी में चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई गई। बताया गया कि जिसको पीटा गया वो मंडी से अनाज की बोरी चुराने की कोशिश कर रहा था और तभी लोगों की नजर उस पर पड़ गई और फिर वहां मौजूद भीड़ उस निहत्थे आदमी पर टूट पड़ी। बात उसके साथ मारपीट तक ही नहीं रुकी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग उसके कपड़े भी फाड़ते नजर आए।
यही नहीं, ऐसा करने के लिए आसपास खड़े कुछ लोग बाकियों को उकसाते भी सुने गए। वो आदमी वहां मौजूद लोगों से खुद को छुड़ाने की गुहार लगाता रहा। उसने काफी मिन्नतें की, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके कपड़े फाड़ने के बाद सभी ने उसे वहां से नंगा दौड़ा दिया। इससे पहले उस आदमी के एक साथी के साथ भी मंडी में मौजूद लोगों ने ऐसा ही किया। सौभाग्य की एक बात है कि हम लोग चोर उचक्कों से बचने के लिए जाग तो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार बनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए चोरों के शक में किसी को पकड़ते ही उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। जबकि 12 में तो ये कथित चोर को भीड़ ने सरकारी मंडी में पकड़ा, जहां मंडी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी थे। लेकिन आरोपियों को उनके या पुलिस के हवाले करने के बजाय भीड़ खुद मॉब लिंचिंग का अपराध करने लगी। अमेरिकी एक रिपोर्ट में वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने के दावे पर मोहर लगाई। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि अमेरिका की एक नेशनल लैब ने कोरोना वायरस के चीन की वुहान लैब से लीक होने की संभावना जताई। यही नहीं, इस लैब ने वायरस के पैदा होने की ठीक से जांच किए जाने की भी मांग की। कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैब ने पिछले साल मई में कोरोना से जुड़ी रिसर्च की। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और तब उनके विदेश विभाग ने कोरोना से जुड़ी अपनी जांच में इस रिपोर्ट को भी शामिल किया था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस लैब ने कोविड-19 वायरस के जीनोम की रिसर्च के आधार पर यह संभावना जताई। गुजरात के वलसाड़ में रेलवे सिर्फ 20 दिन के अंदर एक रोड ओवरब्रिज बनाने की तैयारी में जुट गया है। मालगाड़ियों के लिए बनाए जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने वाला यह ब्रिज दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ा है, जिसकी वजह से वहां हमेशा भारी ट्रैफिक रहता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक में कुछ कमी आई, जिसका फायदा उठाते हुए रेलवे ने यह खास प्लान तैयार किया। अभी लॉकडाउन कंडीशंस अभी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, तो अभी थोड़ा ट्रैफिक कम भी है। रेलवे ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एनिमेशन के जरिए पूरी योजना का खाका दिखाया गया। इसके लिए पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने वाले रोड को बीच से काट कर उसमें कंक्रीट के बने हुए बॉक्स डाले जाएंगे। पटरियों के गुजरने की जगह बनाने के बाद ओवरब्रिज को दोबारा पहले जैसा बना दिया जाएगा। पहली बार हम देखेंगे कि 20 दिनों में किसी आरओबी को तैयार कर दिया जाएगा और उसके बाद उस पर फिर से ट्रैफिक बहाल हो जाएगा। ये काम 22 जून से पहले ही पूरा करने का टारगेट रखा गया है, ताकि दिल्ली मुंबई हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने से पहले ही सड़क को दोबारा चालू किया जा सके। सौभाग्य की एक बात है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइनें बिछाने के लिए रेलवे ने पुराने पुलिया और ओवरब्रिज को तोड़कर नया बनाने का फैसला किया था, और उसी के तहत वलसाड़ में रेल ओवरब्रिज को तोड़कर वहां फ्रेट कॉरिडोर की पटरी बिछाई जा रही है, जिससे ट्रैफिक ना रुके। इसके लिए कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक के जरिए ओवरब्रिज को 22 जून तक तैयार करने की योजना है। कोरोना के हल्के या बिना लक्षण वाले मरीजों के इलाज में बदलाव पर जारी निर्देशों पर स्वास्थ्य मंत्रालय 24 घंटे में ही पलट गया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इन मरीजों के इलाज से अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, एंटीबायोटिक और भाप लेना नहीं हटाया गया। जबकि एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने ऐसे मरीजों के इलाज से इन चीज़ों को हटा दिया था। लेकिन देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था आईसीएमआर के निर्देशों में ये सभी चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद ही आईसीएमआर और डीजीएचएस के निर्देशों पर सवाल उठने लगे, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सफाई दी गई कि डीजीएचएस के ये निर्देश अभी तय नहीं हुए हैं, उन पर सिर्फ चर्चा ही चल रही है और जल्द ही इन निर्देशों पर टास्क फोर्स और विशेषज्ञों की मोहर लग जाएगी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इन नए निर्देशों को डाला जाएगा।